अगर मैं ये कहूँ कि अभी जो धूप हमारे चेहरे पे पड़ रही है ना, वो दरअसल एक भूत है। भूत? हाँ, मतलब 8 मिनट पुराना भूत, या फिर जिस ठोस और शांत जमीन पर हम बैठे हैं, वो असल में हजारों डिग्री गर्म उबलते हुए लोहे के एक विशाल समुंदर के ऊपर तैर रही है। ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लगता है ना। बिल्कुल। लेकिन असल में ये हमारी दुनिया की सच्चाई है। तो आज के इस डीप डाइव में हम विश्व भूगोल के इन्हीं रहस्यों में गहराई से उतरने वाले हैं। हाँ, और खास तौर पे उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये चर्चा सच में एक मास्टर क्लास होने वाली है। सही कहा। हम सिर्फ नक्शे और लकीरें नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि ये पूरी दुनिया नाम की मशीन आखिर काम कैसे करती है। और देखिए, भूगोल को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। हम्म। जब हम तथ्यों को रटने के बजाय उनके पीछे का क्यों और कैसे समझ लेते हैं ना, तो वो चीजें हमेशा के लिए दिमाग में छप जाती हैं। बिल्कुल। और एग्जाम्स में अक्सर वही सवाल उलझाते हैं जो सिर्फ रटे हुए होते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो चार विकल्पों में से सही जवाब अपने आप अलग दिखने लगता है। तो चलिए इस महारिविजन की शुरुआत एक बहुत ही बड़ी तस्वीर से करते हैं, हमारा ब्रह्मांड और सौरमंडल। हम्म। सीधे पृथ्वी पर उतरने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि अंतरिक्ष में हमारी लोकेशन क्या है। एक आंकड़ा जो अक्सर एग्जाम्स में दिखता है, वो है सूर्य की उम्र। हाँ, जो कि लगभग 5 बिलियन वर्ष है। बिल्कुल, 5 बिलियन वर्ष। और इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16.6 सेकंड का समय लगता है। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अंतरिक्ष इतना विशाल है कि प्रकाश, जो ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है, उसे भी यात्रा करने में समय लगता है। मतलब अगर सूरज अभी इसी वक्त अचानक गायब हो जाए तो पृथ्वी पर अंधेरा होने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगेंगे। बाप रे! हाँ, हम सूरज को कभी उसके वर्तमान रूप में नहीं देखते, हम हमेशा उसके अतीत को देख रहे होते हैं। ये अंतरिक्ष की दूरियों को मापने का एक तरीका है। ये सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। अच्छा, ग्रहों की बात करें तो मेरे दिमाग में एक सवाल सालों से अटका हुआ है। क्या सवाल है? बचपन में किताबों में हमेशा 9 ग्रह पढ़ाए जाते थे। बेचारा प्लूटो हमारा 9वां ग्रह था। बिल्कुल। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2006 में उसे इस वीआईपी क्लब से निकाल बाहर किया गया? क्या उसका आकार अचानक सिकुड़ गया था? नहीं, प्लूटो आज भी वैसा ही है। जो बदला वो थी हमारी परिभाषा। अच्छा। 24 अगस्त 2006 को प्राग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था। प्राग में? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ यानी IAU का सम्मेलन। जैसे जैसे हमारी दूरबीनें बेहतर हुई ना, हमें प्लूटो के आसपास, जिसे कुइपर बेल्ट कहते हैं, वहां प्लूटो जैसे ही कई और बर्फीले पिंड मिलने लगे। मतलब वहां भीड़ बढ़ गई थी। बिल्कुल। अब वैज्ञानिकों के सामने संकट ये था कि या तो वे उन सबको ग्रह मान लें और हमारे सौरमंडल में 50 ग्रह हो जाएं, या फिर ग्रह की परिभाषा बदल दें। तो उन्होंने परिभाषा बदल दी? जी, उन्होंने तय किया कि ग्रह कहलाने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला, वो सूरज का चक्कर लगाता हो। दूसरा, उसमें इतना गुरुत्वाकर्षण हो कि वो गोल आकार ले सके। प्लूटो ये दोनों शर्तें पूरी करता है। तो फिर तीसरी शर्त क्या थी? तीसरी शर्त ये थी कि उसकी कक्षा यानी ऑर्बिट का रास्ता एकदम साफ होना चाहिए। वहां कोई और खगोलीय भीड़ नहीं होनी चाहिए। ओहो! प्लूटो अपनी कक्षा में अन्य बर्फीले पिंडों के साथ अपनी जगह साझा करता है, इसलिए उसे ग्रहों की सूची से हटाकर बौने ग्रहों या ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया गया। अब समझ आया। मतलब उसने अपना रास्ता साफ नहीं रखा। एक और कॉन्सेप्ट जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो है पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रह का अंतर। हाँ। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन ये पार्थिव यानी टेरेस्ट्रियल और बाह्य यानी जोवियन ग्रहों का क्या चक्कर है? ये सिर्फ आकार नहीं है, बल्कि बनावट और सूरज से दूरी का विज्ञान है। अच्छा। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों शुरुआत के ग्रह हैं। इन्हें पार्थिव कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी की तरह ठोस और चट्टानी है। और बाकी के 4? इसके बाद वाले 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बाह्य ग्रह या जोवियन है। ये मुख्य रूप से गैस और बर्फ के विशाल गोले हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? गैस के गोले दूर क्यों हैं और चट्टानी ग्रह सूरज के पास क्यों? इसके पीछे सौर हवाओं का हाथ है। सौर हवाएं? हाँ, जब सौर मंडल बन रहा था ना, तो सूरज के पास बहुत ज्यादा गर्मी और शक्तिशाली सौर हवाएं थीं।
इन हवाओं ने पास के ग्रहों की हल्की गैसों को उड़ा दिया। अच्छा, तो सिर्फ भारी चट्टानें बच गईं। बिल्कुल। और दूर के ग्रहों पर सौर हवाओं का असर कम था, इसलिए वहां गैसें टिक गईं और वे विशाल गैसीय ग्रह बन गए। क्या बात है, ये एक ऐसा लॉजिक है जैसे भूलना मुश्किल है। तो चलिए अब अंतरिक्ष से थोड़ा जूम इन करते हैं और वापस अपनी पृथ्वी पर आते हैं। बिल्कुल। इंसान के सामने एक बड़ी चुनौती थी इस घूमते हुए विशाल गोले को मापना और इस पर नेविगेट करना। हम्म। इसके लिए अक्षांश और देशांतर की काल्पनिक रेखाओं का जाल बुना गया। हम्म। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों ही 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में है, जी। और पृथ्वी भी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्या ये दोनों आंकड़े आपस में जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। पृथ्वी का ये 23.5 डिग्री झुकाव ही वो मुख्य कारण है जिससे कर्क और मकर रेखाएं वहीं पर हैं जहां वे हैं। अच्छा। ये झुकाव ही पृथ्वी पर मौसम तय करता है। जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है तो इस झुकाव के कारण कभी उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ होता है और कभी दक्षिणी गोलार्ध। और यहीं पर विषुव यानी इक्विनॉक्स का कॉन्सेप्ट आता है ना? हाँ, बिल्कुल। 21 मार्च और 22 सितंबर ये दो ऐसी तारीखें हैं जब पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर होते हैं। सही कहा। इन दो दिनों में सूरज की किरणें सीधे भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर पड़ती हैं। पृथ्वी का झुकाव उस वक्त सूरज की तरफ या उससे दूर नहीं होता, इसलिए दिन और रात ठीक 12-12 घंटे के होते हैं। और इसके उलट? इसके उलट जब सूरज की किरणें सीधे कर्क या मकर रेखा पर पड़ती हैं तो हमें संक्रांति यानी सॉल्स्टाइज देखने को मिलता है, जहां दिन सबसे बड़े या सबसे छोटे होते हैं। अब यहां से देशांतर या लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट शुरू होता है जो सीधे समय से जुड़ा है। एग्जाम्स में समय की गणना पर अक्सर सवाल आते हैं। हाँ, बहुत बार। इसे एक गणित की पहेली की तरह देखते हैं। 1884 में वॉशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ था जी। जहां ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी को दुनिया का स्टैंडर्ड मान लिया गया। नियम यह है कि 1 डिग्री देशांतर पार करने पर 4 मिनट का फर्क आता है। तो अगर मैं 0 डिग्री यानी ग्रीनविच पर खड़ा हूं और पूर्व की ओर जा रहा हूं तो समय बढ़ेगा या घटेगा? और ये 4 मिनट का ही आंकड़ा क्यों है? समय आगे बढ़ेगा। इसे ऐसे समझिए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है। इसलिए जो हिस्से पूर्व में है वहां सूरज पहले निकलता है। अब पृथ्वी को अपना एक पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे या 1440 मिनट लगते हैं। अगर आप 1440 को 360 से भाग दें तो जवाब 4 आता है। अरे वाह, ये तो बहुत सीधा गणित है। यानी पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। इसलिए जब हम ग्रीनविच से पूर्व जाते हैं तो हर डिग्री पर 4 मिनट जोड़ देते हैं। और भारत का मानक समय? भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व है। अगर आप 82.5 को 4 से गुणा करें तो 320 मिनट आते हैं, जो कि ठीक 5 घंटे और 30 मिनट के बराबर है। बिल्कुल। ये गणित तो एकदम शीशे की तरह साफ हो गया। अच्छा, अब हवाओं की बात करते हैं। पृथ्वी लगातार घूम रही है और इसका असर हवाओं पर पड़ता है, जिसे कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। हाँ, कोरियोलिस प्रभाव। लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब क्या हवाएं सीधी दिशा में नहीं चल सकती? इसे एक गोल घूमने वाले झूले यानी मेरी गो राउंड से समझिए। ठीक है। अगर आप एक घूमते हुए झूले पर बैठे हैं और सामने बैठे किसी व्यक्ति को गेंद फेंकते हैं तो क्या गेंद सीधी जाएगी? नहीं, वो तो मुड़ जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि जब तक गेंद हवा में होगी झूला घूम चुका होगा और गेंद एक तरफ मुड़ती हुई लगेगी। पृथ्वी के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। अच्छा। भूमध्य रेखा पृथ्वी के ध्रुवों की तुलना में ज्यादा तेजी से घूमती है। इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली हवाएं अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। और यही हवाएं फिर महासागरों की जलधाराओं और मौसम को कंट्रोल करती हैं। सही कहा। हमने बाहर की एक ग्रिड लाइनें और हवाओं का मुड़ना तो समझ लिया, लेकिन अब एक बड़ा सवाल है। क्या? इस घूमते हुए गोले के अंदर क्या है? मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सबसे पहले ऐतिहासिक तथ्य की बात करें तो पाइथागोरस ने सबसे पहले यह दावा किया था कि पृथ्वी गोल है और अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से है। जी। लेकिन इसके अंदर आखिर है क्या? अगर हम इसे बहुत ही सरल तरीके से देखें तो पृथ्वी की संरचना 3 मुख्य परतों में बटी है। सबसे ऊपर की पतली परत भूपर्पटी या क्रस्ट है जिस पर हम रहते हैं। जी। उसके नीचे आवरण या मेंटल है और सबसे अंदर क्रोड या कोर है। हाँ। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने इन परतों को उनमें पाए जाने वाले रसायनों के आधार पर बांटा है।
हाँ, मैंने अक्सर परीक्षाओं के पुराने पेपर्स में सियाल, सीमा और नीफे के बारे में देखा है। एग्जैक्टली SIAL, SIMA। बिल्कुल तो सबसे ऊपर सियाल है, जी यानी सिलिका और एल्यूमिनियम। उसके नीचे सीमा, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम है। और बिल्कुल केंद्र में है निफे, यानी निकल और फेरस, जिसे हम लोहा कहते हैं। एकदम सही। लेकिन एक बात बताइए, अगर केंद्र में इतना सारा तरल लोहा है जो सूरज की सतह जितना गर्म है, तो वो गर्मी ऊपर आकर इस पूरी भूपर्पट्टी को पिघलाकर एक फ्राइंग पैन क्यों नहीं बना देती? हम जल क्यों नहीं रहे हैं? हाँ, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। इसका जवाब पृथ्वी की बीच वाली परत यानी मेंटल और ऊपर की क्रस्ट के इंसुलेशन में छिपा है। इंसुलेशन? हाँ, ये परतें ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकती हैं, बिल्कुल एक अच्छे थर्मस फ्लास्क की तरह। और दूसरी बात, जी। कोर का जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है वो तरल नहीं बल्कि अत्यधिक दबाव के कारण बिल्कुल ठोस है। सिर्फ बाहरी कोर तरल अवस्था में है। तो ये जो तरल लोहा लगातार अंदर घूम रहा है, क्या इसका हमारे जीवन से कोई लेना देना है? अरे लेना देना नहीं, बल्कि इसी पर हमारा जीवन टिका है। सच में? जी, जब ये तरल लोहा निफे परत में घूमता है तो ये एक विशाल डायनमो की तरह काम करता है और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, यह चुंबकीय क्षेत्र एक अदृश्य ढाल की तरह पृथ्वी को घेरे हुए है। अगर ये ढाल न हो तो सूरज से आने वाली खतरनाक सौर हवाएं और विकिरण हमारे वायुमंडल को ही चीर कर उड़ा देंगे। बाप रे, मतलब हमारे पैरों के हजारों किलोमीटर नीचे जो लोहा उबल रहा है वही हमें अंतरिक्ष के खतरों से बचा रहा है। बिल्कुल। ये सच में सब कुछ आपस में जोड़ देता है। चलिए अब कोर से बाहर निकलते हैं और स्थल मंडल और जल मंडल का रुख करते हैं। पृथ्वी पर लगभग 29% भूमि है और 71% पानी। बिल्कुल। और जब हम भूमि की बात करते हैं तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहीं पर पामीर का पठार है और माउंट एवरेस्ट भी है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। और पानी वाले हिस्से में? वहीं जलमंडल में प्रशांत महासागर सबसे विशाल और गहरा है। मारियाना गर्त इसका सबसे गहरा बिंदु है, जो लगभग 11,333 मीटर गहरा है। एग्जाम्स में हमेशा ये एक्सट्रीम पॉइंट्स ही क्यों पूछे जाते हैं? सबसे ऊंचा पहाड़ या सबसे गहरी खाई? क्या ये सिर्फ सामान्य ज्ञान को मुश्किल बनाने के लिए है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका एक बहुत गहरा भौगोलिक कारण है। वो क्या? ये एक्सट्रीम पॉइंट्स सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, ये पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की ताकत के जीते जागते सबूत है। अच्छा। जहां दो प्लेट्स आपस में पूरी ताकत से टकराकर ऊपर की ओर उठी, वहां हिमालय और एवरेस्ट बन गए। और जहां एक भारी प्लेट दूसरी हल्की प्लेट के नीचे गहराई में धंस गई, वहां मारियाना गर्त जैसी खाइयां बन गई। मतलब ये बिंदु पृथ्वी के सबसे सक्रिय इंजनों को दर्शाते हैं। बिल्कुल। ये नजरिया तो पूरी तरह से नया है। अब अगर महाद्वीपों को देखें तो हर एक की अपनी पहचान है। अफ्रीका अपनी नील नदी और विशाल सहारा मरुस्थल के लिए जाना जाता है। जी। यूरोप को अपने परिदृश्यों के कारण, खासतौर पर स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। लेकिन भूगोल सिर्फ पहाड़ों से नहीं बदलता। मानव इतिहास और खोजों का भी इस पर गहरा असर होता है। 1492 में कोलंबस का उत्तरी अमेरिका पहुंचना एक टर्निंग पॉइंट था। और भूगोल में इंसानी दखल का सबसे बड़ा उदाहरण 1869 में देखने को मिला। 1869 में? हाँ। ऐसा क्या हुआ था? तब सुएज नहर का निर्माण पूरा हुआ था। ये 168 किलोमीटर लंबी नहर सिर्फ एक जलमार्ग नहीं थी। तो फिर क्या थी? इसने दुनिया का नक्शा और अर्थशास्त्र हमेशा के लिए बदल दिया। कैसे? मतलब एक नहर के बनने से इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता है? कल्पना कीजिए, 1869 से पहले अगर यूरोप के किसी जहाज को एशिया आना होता था ना, तो उसे पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड होप से होते हुए आना पड़ता था। ये हजारों किलोमीटर लंबी, महंगी और खतरनाक यात्रा होती थी। बाप रे, वो तो बहुत लंबा रास्ता है। हाँ, सुएज नहर ने भूमध्य सागर को सीधे लाल सागर से जोड़ दिया। अचानक से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी लगभग 9,000 किलोमीटर कम हो गई। जी, यात्रा का समय महीनों से घटकर हफ्तों में आ गया। इसने वैश्विक व्यापार की दिशा ही मोड़ दी। मतलब इंसान ने अपनी सुविधा के लिए पृथ्वी के भूगोल को ही बाईपास कर दिया। ये अद्भुत है। बिल्कुल। अब भौतिक भूगोल से आगे बढ़ते हैं और उस आवरण की बात करते हैं जो हमें जिंदा रखता है, वायुमंडल। हवा में गैसों का एक बहुत ही सटीक संतुलन है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है 78.07% और ऑक्सीजन है 20.93%।
अक्सर दिमाग में ये सवाल आता है कि जो ऑक्सीजन हमें जीवन देती है वो सिर्फ 21% के आसपास क्यों है, वो ज्यादा क्यों नहीं है? यहीं पर प्रकृति का सबसे बेहतरीन डिजाइन देखने को मिलता है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन आग जलने में मदद करती है। हाँ, अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती और नाइट्रोजन इतनी अधिक न होती तो स्थिति बहुत खतरनाक होती। अच्छा। पृथ्वी पर कहीं भी छोटी सी भी आग लगती, चाहे वो बिजली गिरने से हो या किसी और कारण से, तो वो बेकाबू हो जाती। उसे बुझाना असंभव हो जाता। ओह, नाइट्रोजन उस ऑक्सीजन को डाइल्यूट करती है, उसे पतला करती है, जिससे आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नाइट्रोजन जीवन की रक्षा के लिए एक तरह का फायर कंट्रोल सिस्टम है। ये कॉन्सेप्ट तो किसी साइंस थ्रिलर से कम नहीं है। अब अगर बात मानव अर्थव्यवस्था को चलाने वाले वैश्विक संसाधनों की करें तो एग्जाम्स में अक्सर सुमेलित करने यानी मैचिंग वाले सवाल आते हैं। हाँ, जहाँ खनिजों या फसलों का देशों के साथ मिलान करना होता है। जी, चीन और भारत गेहूं और चावल उत्पादन में हावी हैं। कॉफी के लिए ब्राजील मशहूर है। सोने के लिए दक्षिण अफ्रीका और चीन का नाम आता है। हीरो और लॉ अयस्क भी कुछ चुनिंदा जगहों पर ही सिमटे हुए हैं। ऐसा क्यों है कि दुनिया के कुछ ही देशों के पास ही लॉटरी लगी है? ये कोई लॉटरी नहीं है, बल्कि करोड़ों सालों के भूगर्भीय इतिहास का नतीजा है। अच्छा। खनिजों और फसलों का वितरण वहाँ की जलवायु और प्राचीन हलचलों पर निर्भर करता है। ब्राजील में कॉफी इसलिए सबसे अच्छी होती है क्योंकि वहाँ की भूमध्य रेखीय जलवायु और मिट्टी इसके लिए एकदम सही है। और दक्षिण अफ्रीका में सोना और हीरे इसलिए मिलते हैं क्योंकि करोड़ों साल पहले वहाँ अत्यधिक दबाव और ज्वालामुखी गतिविधियों ने इन खनिजों को सतह के करीब धकेल दिया था। चूंकि हम एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो भारत के भौगोलिक आंकड़ों पर भी नजर डालना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे विश्व की जमीन का सिर्फ 2.42% है। देखिए, ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी। लेकिन इन्हें याद रखने का एक तरीका है। सोचिए, दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.42% हिस्सा भारत के पास है। जी। लेकिन इसी छोटे से हिस्से पर दुनिया की लगभग 17% से ज्यादा आबादी रहती है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। हाँ, जब हम इन दो आंकड़ों को साथ रखकर देखते हैं तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भारत की भौगोलिक और जनसांख्यिकीय डेंसिटी का एक स्पष्ट विजुअल दिमाग में बना देता है। एकदम सही कहा आपने। संदर्भ के बिना आंकड़े सिर्फ नंबर हैं, लेकिन संदर्भ जुड़ते ही वे कहानी बन जाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, आज हमने इस महारिविजन में जो भी चर्चा की है उसे समेट लेते हैं। हमने समझा कि सूरज की किरणें 8 मिनट 16.6 सेकंड का सफर तय करती हैं। 2006 में प्राग सम्मेलन में प्लूटो को क्यों हटाया गया? 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन रात क्यों बराबर होते हैं? हाँ। अक्षांश का झुकाव और 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का समय कैसे बदलता है? पृथ्वी के अंदर सियाल, सीमा और निफे का क्या रोल है? और कोर का लोहा हमें कैसे बचाता है? बिल्कुल। हमने 1869 में स्वेज नहर का असर देखा और समझा कि 78% नाइट्रोजन आग को कैसे काबू में रखती है। इस पूरी चर्चा को अगर एक धागे में पिरोए ना, तो एक बहुत ही गहरा विचार उभर कर आता है। वो क्या? आज हमने जिन सीमाओं, खनिजों के वितरण और जलवायु पट्टियों की बात की, वे हमें बहुत स्थिर और ठोस लगते हैं। हम याद करते हैं कि ब्राजील में कॉफी होती है या दक्षिण अफ्रीका में सोना। हाँ बिल्कुल, किताबें भी दशकों से यही बता रही हैं। लेकिन आज इंसान तकनीकी रूप से इतना आगे बढ़ गया है कि वो गहरे समुद्र में मारियाना गर्त के आसपास खनन करने की तैयारी कर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न तेजी से बदल रहे हैं। जो जमीन आज उपजाऊ है, शायद कल वहां मरुस्थल हो। हाँ, ये तो हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आज से 50 साल बाद जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, वो भी यही भूगोल पढ़ेगा? या जलवायु परिवर्तन और नई तकनीकें विश्व भूगोल की इस पूरी किताब को फिर से लिखने पर मजबूर कर देंगी? ये सच में रूंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। हम जिस भूगोल को एक रुकी ही तस्वीर मानकर रटते हैं, वो असल में एक बहुत धीमी गति से चल रही फिल्म है, और हम उस फिल्म के बीच में बैठे हैं। जो आज स्थिर है, कल वो बदल सकता है। बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। उम्मीद है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये चर्चा
न सिर्फ आपके रिवीजन को पुख्ता करेगी, बल्कि इस पूरी दुनिया के काम करने के तरीके को देखने का नजरिया भी बदल देगी। आगे की तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हाँ, अपने आसपास के इस बदलते हुए भूगोल पर नजर जरूर रखिएगा।